प्रिय बच्चों, मैं उपस्थित हूँ कक्षा 7 की हिंदी का कालांश लेकर। हमने पिछले कालांश में इसका जो पहला पाठ था, जो एक कविता थी, उसका हमने अध्ययन किया था। आज हम इसका जो दूसरा पाठ है उसका अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है दादी माँ। दादी माँ पाठ के जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह जी। तो आइए शुरू करते हैं पाठ दादी माँ। ये आपका दूसरा पाठ है। पहले पाठ के हमने प्रश्नोत्तर कॉपी में कर लिए होंगे। इस पाठ में लेखक हम सबको ये बताना चाहता है कि जो हमारे घर में बड़े होते हैं उनका हमारे घर में कितना महत्व होता है। और जैसे आपके घर में भी माता पिता हैं, कईयों के घर में दादी माँ भी होंगी साथ में। तो इसमें लेखक ने अपनी दादी माँ के बारे में बताया है कि मेरी दादी थी वो कैसी थी। यानी कि उनकी जो दादी थी वो बड़ी स्नेह करती थी, दया की मूर्ति थी, दूसरों पर दया करती थी। परिवार के जो सदस्य थे उनकी देखभाल भी करती थी। और दादी का जो स्वभाव था वो बड़ा ही दयालु था। और जो गली मोहल्ले में रहने वाले लोग थे उनकी भी वो सहायता करती थी। और घर की आर्थिक स्थिति खराब होने पर भी घर वालों की उसने सहायता की। तो एक बार जब लेखक बीमार हुआ तो उसकी देखभाल भी की। इस प्रकार से दादी माँ की जो ममता थी, स्नेह थी, दया की मूर्ति थी, इस प्रकार की जो उनकी भावनाएं थी उसको इस पाठ में उन्होंने वर्णन किया है। तो हमारी दादी माँ भी क्या ऐसी है क्या? हमारे घर में हमारी दादी माँ है ना, वो भी हमें इतना स्नेह करती है। तो इस पाठ में भी यही बताया गया है। तो आइए हम शुरू करते हैं पाठ दादी माँ। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते, बीसों गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। तो लेखक कहता है कि मैं इतना बड़ा हो गया हूँ और मैं जब लोगों को देखता हूँ कि मेरे जो शुभचिंतक हैं वो मेरे मुंह पर तो मेरी प्रशंसा करते हैं, लेकिन मेरी पीठ के पीछे मेरी बुराई करते हैं और मुझे कहते हैं कि ये कमज़ोर है। और जरा सी प्रतिकूलता मतलब जो परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं होती उसको कहते हैं प्रतिकूलता। कि जरा सी प्रतिकूलता आने पर घबरा जाता है, ऐसे यानी कि बुराइयां करते हैं। तो लेखक का जो मन है वो बड़ा अनमना हो जाता है उनके प्रति। तो वो सोचता है कि चलो ये जो लोग बातें करते हैं इनको अब मन में नहीं लाऊंगा, क्योंकि सोचने से होता भी क्या है। तो उसके सामने उसको शरद की शीत किरणों के समान, शरद मतलब शरद ऋतु की जो रात्रि की किरणें होती हैं चंद्रमा की, स्वच्छ शीतल किसी धुंधली छाया नाच उठती है। तो उसको वो पुराने दिन अपने याद आ जाते हैं बचपन के। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। क्वार कहते हैं आश्विन के महीने को। अपने जो हिंदी महीने होते हैं ना, जो चैत्र से शुरू होते हैं, चैत्र वर्ष प्रतिपदा मनाते हैं अपने विद्यालय में। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, ऐसे। तो क्वार कहते हैं आश्विन के महीने को। तो जैसे क्वार के दिन आ गए हों, मेरे गांव में चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा हो, तो इन दिनों बरसात का मौसम होता है। तो इसलिए ये लेखक कहता है उसको वो पुरानी यादें आती हैं।
तो लेखक कहता है कि जैसे कि क्वार के दिन आ गए हों और मेरे गांव में चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है, और दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेऊर और बन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। तो लेखक कहता है कि जब उस महीने में, बरसात के महीने में, क्वार के महीने में चारों ओर पानी पानी हो जाता है, और दूर के सिवान, सिवान का मतलब होता है पानी का नाला जो बरसात में बन जाता है, तो उसमें बहकर आए हुए मोथा, एक तो मोथा और एक आया इसमें साई और एक आया अधगली साई, घेऊर और बन प्याज। ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये बरसात के दिनों में जो घास उग जाता है पानी से, वो चीज़ें हैं, खेतों में भी उग जाती हैं ये घास। तो लेखक कहता है कि मोथा और साई की अधगली घासें, यानी कि जो पानी में गल जाती हैं, घेऊर और बन प्याज की जड़ें। बन प्याज तो अपने सामान्य भाषा में जैसे बोलते हैं ना, प्याजी बोलते हैं, खेतों में जो उग जाती है, तो उसकी जड़ें, और नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज, और सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ती हैं। तो पानी में क्या होता है कि वे जो घासें हैं ये आधी गल जाती हैं, तो वो फिर ऊपर से सूरज की गर्मी पड़ती है, तो एक विचित्र प्रकार की गंध होती है। और रास्तों में कीचड़ सूख गया है, तो जब बरसात आती है तो हम सब देखते हैं कुछ दिन बाद में कीचड़ सूख जाता है, और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। और गांव के बाहर क्या होता है कि जो तालाब होते हैं, जलाशय होते हैं, जो खाली जगह होती है, वहाँ पे पानी भर जाता है और वहाँ पे बच्चे कूदते हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। तो जिस तरह ये क्वार के महीने में ऐसा वातावरण हो जाता है कि गलियों में पानी आ गया, उसमें अधगली हुई घास आ गई, और जलाशय पानी से भर गए, बच्चे उसमें कूद रहे हैं। उसी तरह जो आषाढ़ का महीना होता है, उसमें आम और जामुन न मिले तो चिंता नहीं है। तो अगहन में चीड़ा और गुड़, अगहन भी एक महीने का नाम है, जो अपने हिंदी महीने होते हैं ना, तो उसी तरह अगहन भी एक महीने का नाम है। तो ये जो महीना होता है, ये होता है मार्गशीर्ष का महीना। जैसे क्वार का महीना था वो आश्विन का महीना होता है, तो अगहन होता है मार्गशीर्ष का महीना। तो मार्गशीर्ष के महीने में चिवड़ा और गुड़ ना मिले, ये सर्दी का महीना होता है। और चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ ना मिले, तो लाई क्या होती है? लाई होती है बाजरे को भून करके एक खाने का पदार्थ बनाते हैं, उसको भून करके बनाते हैं। जैसे मान लो अपने बाजरे की खिचड़ी बनाते हैं घर में, इस प्रकार का। तो लेखक कहता है कि अगहन के महीने में चिवड़ा और गुड़ ना मिले तो दुख नहीं होता। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले। गुड़ की पट्टी मतलब जैसे अपने पापड़ी बोलते हैं, तो सर्दियों में हम पापड़ी खाते हैं ना, अफसोस नहीं। पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भूरे जल में कूदना न है तो बड़ा बुरा लगता है। तो लेखक कहता है कि हर महीने की अलग अलग विशेषता होती है। इन महीनों में ये जो चीज़ें हम खाते हैं ना, अगर ये नहीं मिले तो भी कोई बात नहीं, लेकिन जो तालाब में कूदने का मज़ा आता है ना बच्चों को, वो बड़ा बुरा लगता है अगर वो ना मिले तो। मैं भीतर हुड़क रहा था, मतलब भीतर ही भीतर बड़बड़ा रहा था। एक दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। तो ये लेखक अपने बचपन की बात बता रहा है कि वो इस तरह जो बरसात का महीना था, तो वो उसमें एक दिन वो कूद रहा था उसमें पानी में, और नहा धोकर को वो बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द, और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू। तो थोड़ा सा जब बुखार हो जाता है ना, तो हमारे घर वाले हमारी देखभाल करते हैं ना, तो लेखक कहता है कि मेरे को ऐसे थोड़ी सी बीमारी अच्छा लगता है, थोड़ा सा बुखार हो, थोड़ा सा सर में दर्द हो, और खाने के लिए फिर नींबू मिलता है, साबू मतलब साबूदाना। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। तो लेखक कहता है कि ऐसे थोड़ा बहुत बुखार हो जाए तो वो तो ठीक लगता है, लेकिन इस बार जो बुखार चढ़ा था वो बड़ा ही
कि वो उतरा ही नहीं, ज्वर चढ़ा तो चढ़ता ही गया, और रजाई पर रजाई और उतरा रात 12 बजे के बाद। तो ये इतना पाठ हमने आज पढ़ा। बाकी शेष जो पाठ है हम अगले क्लास में इसका अध्ययन करेंगे।